ठीक है। सो बिल्स एंड एक्ट्स फ्रॉम 2023 हम लोग कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट मेजर बिल्स जितने भी हैं 2023 में आए थे, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके प्रीलिम्स के लिए और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर में भी आते हैं इस पे से क्वेश्चन। तो लेट अस स्टार्ट विद द टेलीकम्युनिकेशन बिल। दिसंबर में इंट्रोड्यूस हुआ था। क्या करता है ये रिपील करता है, ठीक है। किस चीज को रिपील करता है? इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट और टेलीग्राफ वायर्स एक्ट 1950, एंड इट amends the Telecom Regulatory Authority of India Act 1997। यहां पर देखिएगा कि ये इंडियन टेलीग्राफ एक्ट किस लिए जाना जाता था। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 जो है किस लिए जाना जाता था? कुछ ऐसा रीजन है क्या इसके पीछे का? फोन टैपिंग, ये इन्फ्रिंजमेंट ऑन आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट्स, उसके लिए जाना जाता था। यस। तो उसको रिप्लेस कर रहा है और ये ऑल्सो क्या कर रहा है? अमेंड कर रहा है ट्राई एक्ट को, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई सभी जानते हैं, जो एयरटेल जियो वगैरह को रेगुलेट करता है, आपके 4G 3G प्रोवाइडर्स को, है ना। Authorization for telecom activities, so it requires prior authorization from the central government for providing telecommunication services, establishing network and processing radio equipments। कुछ भी आपको रेडियो इक्विपमेंट प्रोसेस करना है, नेटवर्क एस्टैब्लिश करना है, कुछ टेलीकॉम की सर्विसेज देनी है आपको, 4G 3G 2G 1G जो भी है 5G, तो आपको किसका परमिशन लेना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। Existing license will remain valid for a period of their grant period or up to 5 years if unspecified। तो मैक्सिमम लिमिट अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है कि लाइसेंस कब तक है, तो 5 साल में वो टर्मिनेट हो जाएगा या 5 साल तक वो चलेगा। स्पेक्ट्रम असाइंड वाया ऑक्शन एक्सेप्ट फॉर स्पेसिफिक यूजेस एलोकेटेड एडमिनिस्ट्रेटिवली। तो स्पेक्ट्रम जो है किससे असाइन होगा? ऑक्शन से। ओके, ऑक्शन से एलोकेट होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू रीपर्पस और रीअसाइन फ्रीक्वेंसी रेंजेस। तो फ्रीक्वेंसी रेंजेस जिसपे आपका ऑक्शन हुआ है उसको भी चेंज कर सकती है सरकार, आपको दूसरा ऑक्शन, ये दूसरा जो रेंज है वो दे सकती है। शेयरिंग, ट्रेडिंग, लीजिंग एंड सरेंडर ऑफ स्पेक्ट्रम इज परमिटेड। मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जब स्पेक्ट्रम का एलोकेशन होता है, स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है पहले वो समझिए। आपने देखा होगा डिफरेंट वेव लेंथ्स पे ये काम करता है, फ्रीक्वेंसी बैंड पे काम करता है आपका रेडियो वेव्स, है ना। तो व्हेन दैट हैपेंस, तो क्या अगर हम अलाउ कर दे मल्टीपल कंपनीज को सेम फ्रीक्वेंसी बैंड पे ऑपरेट करने के लिए, सो व्हाट विल हैपन? आपका लॉस हो जाएगा सिग्नल का, इंटरफेरेंस, डिस्टरबेंस। अगर मान लो एयरटेल के बैंड पे जियो भी ऑपरेट करने लगे, एयरटेल के बैंड पे जियो भी ऑपरेट करने लगे, तो क्या होगा? कॉल मिक्सअप होगा कि नहीं? सबसे पहले ये देखिए, कॉल मिक्सअप किसी एयरटेल वाले को लगा रहे हैं आप, चला जाएगा जियो को। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जियो वाला एयरटेल वाला का जो सिग्नल है, दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगेगा। व्हेन दैट फाइट विल हैपन, तो सिग्नल लॉस। तो इसीलिए सरकार क्या करती है? हर फ्रीक्वेंसी बैंड को सेल करती है। हर फ्रीक्वेंसी बैंड को क्या करती है? सेल करती है कि आप इस पे खरीदो, तो आप इस पे एक्सक्लूसिव राइट हो जाएगा। नाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस? एक्सक्लूसिव राइट हो जाएगा कि उस स्पेक्ट्रम बैंड पे सिर्फ आप ही ऑपरेट कर सकते हैं। जितना ज्यादा बेटर स्पेक्ट्रम होगा उतना वो महंगा होगा। जितना ज्यादा वो अच्छा फ्रीक्वेंसी बैंड होगा, मान लो कि कॉमन फ्रीक्वेंसी बैंड है जो हर मोबाइल सपोर्ट कर सके, वो उतना एक्सपेंसिव होगा। तो बड़ी कंपनी जैसे एयरटेल जियो खरीद लेती है। छोटी कंपनी जैसे पहले होता था ना, यूनिनॉर, टेलीनॉर, स्वान मोबाइल, ये सब आता था, इस टाइप की कंपनीज आती थी छोटे छोटे, तो वो क्या खरीदते थे? दूसरा फ्रीक्वेंसी बैंड खरीदते थे, है ना। दूसरा फ्रीक्वेंसी बैंड खरीदते थे। चलिए आगे देखते हैं। इसमें ये क्या बोल रहा है कि आपको रीपर्पस भी कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या दे रहा है? स्वीपिंग पावर्स दे रहा है, दैट नाउ यू कैन रीपर्पस और रीअसाइन द फ्रीक्वेंसी रेंजेस एज वेल। इसमें शेयरिंग, मतलब अगर एयरटेल जियो के साथ बोल दे कि हम लोग एक ही एयरटेल जियो को इनवाइट करें कि कुछ पैसे दे दो मुझे और मेरे फ्रीक्वेंसी बैंड को शेयर कर लो, ट्रेड कर सकते हो। तुम मेरा फ्रीक्वेंसी बैंड ले लो, मैंने खरीदा था ये वाला,
और तुम्हारा जो फ्रीक्वेंसी बैंड है वो तुम्हारे पास है, तो हम दोनों एक्सचेंज कर लेते हैं, वो भी कर सकते हो। लीजिंग, अब एयरटेल बोल दे कि मैंने खरीद लिया था ऑक्शन में, कोई नई कंपनी आनी चाह रही है और ऑक्शन तो अभी दूर है, ऑक्शन नया ऑक्शन तो हो नहीं रहा है, तो फिर क्या एयरटेल बोलेगा देखो मेरे पे 2 एक्स्ट्रा बैंड पड़े हुए हैं जो मैंने ऑक्शन में इन बाई चांस खरीद लिया था या इन केस खरीद लिया था कि अगर मुझे यूज पड़े, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुम 5 साल मुझे इतना पैसा दे दो तो ये तुम रख सकते हो जब तक नया ऑक्शन स्टार्ट ना हो जाए, और सरेंडर भी कर सकते। मान लो कोई कंपनी बंद हो रही है तो वो अपना स्पेक्ट्रम बैंड सरेंडर कर सकता है सरकार को, और फिर सरकार उसको फिर से ऑक्शन कर देगी। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? Interception and search power. So messages may be intercepted, monitored or blocked in the interest of public safety, emergency or any other specified ground. तो आपका मैसेज जो हो सकता है वो इंटरसेप्ट किया जा सकता है, मॉनिटर किया जा सकता है और ब्लॉक किया जा सकता है अगर पब्लिक सेफ्टी, इमरजेंसी या स्पेसिफाइड ग्राउंड की बात है। टेलीकॉम में बी सस्पेंडेड अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस। टेलीकॉम सर्विसेज जो है पब्लिक सेफ्टी, इमरजेंसी और एनी अदर स्पेसिफाइड ग्राउंड पे आपका टेलीकॉम सर्विसेज खत्म कर दिया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे रीट का एग्जाम सुना है आपने? राजस्थान ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट करके होता है, RTET करके एक टेस्ट होता है, तो उसमें बहुत चीटिंग होती थी। राजस्थान टीचर्स में उसमें बहुत चीटिंग होती थी, तो उसके वजह से क्या हो रहा है, उस चीटिंग की वजह से उस चीटिंग की वजह से राजस्थान में क्या किया गया, टेलीकॉम सर्विसेज को बैन कर दिया गया था, इंटरनेट सर्विसेज को बैन कर दिया गया था, आप जो है इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद टेम्पररी पोजेशन ऑफ टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इज अलाउड ड्यूरिंग पब्लिक इमरजेंसी। जियो का टावर है, सरकार उसको हथिया सकती है ड्यूरिंग पब्लिक इमरजेंसी। ऑथराइज्ड ऑफिसेज empowered to search premises और vehicles for unauthorized telecom equipment। तो ऑफिसर्स जो हैं जिनके पास पावर है वो किसी का प्रेमाइसेस या व्हीकल सर्च कर सकते हैं अनऑथराइज्ड टेलीकॉम इक्विपमेंट के लिए। इसका एग्जांपल क्या है? कैन आई से इरिडियम फोन, सैटेलाइट फोन्स वगैरह, जिसके थ्रू डेविड कोलमैन हेडली, आपको पता है जब आप वीजा लेने जाएंगे इंडिया का, मान लिया आप फॉरेन नेशनल हैं और आप वीजा लेने जाएंगे तो उस पर साफ साफ लिखा रहता है कि सैटेलाइट फोन इज नॉट अलाउड। बहुत सारे गोरे पकड़े जाते हैं सैटेलाइट फोन के साथ। अब सैटेलाइट फोन इसलिए यूज करते हैं कि उनको लगता है कि इंडिया इट्स अ बैकवर्ड कंट्री, कुछ होगा नहीं तो मैं घर कैसे बात करूंगा, तो गधे सैटेलाइट फोन लेके आते हैं अपने साथ। अब वो सैटेलाइट फोन जो है जैसे ही दिल्ली में लैंड करेंगे सीआईएसएफ वाले उनको पकड़ लेंगे। वीजा पे लिखा रहता है, सीआईएस ये वीजा पे पीछे में लिखा रहता है डोंट ब्रिंग सैटेलाइट फोन्स। ओके, वहां पर सजा है उसके लिए, बट फिर भी वो लेके आते हैं, उनको लगता है इंडिया बहुत इतना बैकवर्ड है कि हाँ वहां पर फोन वगैरह होगा कि नहीं, तो लेट मी ब्रिंग द सैटेलाइट फोन्स विद मी। बट ये है ना, इस टेलीकॉम एक्ट में सीज हो सकता है और कोई भी ऑफिसर जो है आपका रूम वगैरह सर्च कर सकता है अगर उसको शक है। Specification of standard, central government may prescribe standards for telecom equipment, infrastructure, networks and services। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकता है स्टैंडर्ड फॉर टेलीकॉम इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क और सर्विसेज की किस तरीके से आपको बनाना है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे जस्ट लुक एट द एग्जांपल, क्या करेगा स्टैंडर्ड्स में, हाउ ही विल द गवर्नमेंट विल प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड कि आपको घर के ऊपर 3 मंजिले घर के ऊपर नहीं बनाना है अपना टावर, मिनिमम हाइट होनी चाहिए उसके ऊपर ही आप टावर बनाएंगे। सो इस टाइप का जो है स्टैंडर्ड्स को स्पेसिफाई कर सकता है। देन कम्स द राइट ऑफ वे। तो फैसिलिटी प्रोवाइडर्स मे सीक राइट ऑफ वे ओवर पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर which shall be provided to them on a non discriminatory basis। कभी गांव गए हैं तो गांव में देखा है प्लॉट ऑफ लैंड पे एक लाइन से आपके टेलीकॉम टावर लगे हुए हैं, एयरटेल का भी है, जियो का भी है, साइड बाय साइड। प्लॉट ऑफ लैंड पे जैसे ही आप गाड़ी चला रहे हैं आपका एक लाइन से मिलेगा, तो वही है। ओके, उसी के बारे में बोल रहा है कि यहाँ पर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ताकि पूरे इंडिया में, ओके, पूरे इंडिया में जो है एक टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा फैल सके, और उसके वजह से, ओके, उसके वजह से आप जो है यहाँ पर इनको मिल जाएगा कि आप लगा सकते हैं उस प्लॉट ऑफ लैंड। ठीक है, यूजर प्रोटेक्शन।
Central government may implement measures like prior consent per specified message, creation of डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टर। तो ये जो डीएनडी रजिस्टर जो है बना सकते हो, जिसमें आप जो है बोल सकते हो कि मुझे किस टाइप की कॉल चाहिए। इट्स अ मेनेस। अभी तो चलो कम हो गया है, बट इनिशियली व्हाट यूज्ड टू हैपन, लाइक अ ईयर बैक, आप सुबह उठते थे, 4 कॉल ऑलरेडी आ चुके हैं, आपको प्लॉट खरीदना है, आपको ये खरीदना है, आपको लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड लेना है। ओके, सो जैसे कि कोई एग्जाम दिया आपने, किसी नीट वीट का एग्जाम दिया, तो आपका जो डेटा वो बेच दिया जाता है, उस डेटा को बेच दिया जाता है दूसरे इंस्टीट्यूट्स को, और फिर उस डेटा से क्या किया जाता है, फिर आपको हरास किया जाता था। तो इस टाइप से डीएनडी वगैरह जो है। अच्छा, ये पता है प्रणब मुखर्जी को कॉल आया था, if I'm not wrong, it was Pranab Mukherjee who got a call back in 2011। और वो उनको ये कॉल आया था, तो मतलब प्लॉट खरीदना है या इस टाइप का कॉल आया था उनको, तो वो इरिटेट हो गए थे, तो फिर उन्होंने जो है आई थिंक डीएनडी जो है ये स्टार्ट करवाया था। Mechanism for reporting malware also needs to be done so that user protection can happen. And telecom service provider must establish online grievance redressal mechanism. Okay. Appointments to TRI. So it allows individuals with significant professional experience to serve as chairperson or members of TRI. Okay. तो ये क्या कर सकता है, इंडिविजुअल जिनका सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो चेयरपर्सन या मेंबर बन सकते हैं ट्राई का। जैसे जो 20 साल जियो में काम कर लिया, या 25 साल एयरटेल में काम कर रहा है, या बीएसएनएल का कोई एक्स सीनियर डायरेक्टर है, वो ट्राई का चेयरमैन बन सकता है। Then comes your digital Bharat Nidhi. So यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड जो है उसका नाम क्या हो गया है, डिजिटल भारत निधि, allowing its use for research and development besides providing telecom services in underserved area। अब यहाँ पर अंडरसर्व्ड एरिया का मतलब क्या है, जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, तो वहां पर ज्यादा कंपनीज इंटरेस्टेड नहीं है अपना टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करने में। अंडमान एंड निकोबार में क्या प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ अंडमान एंड निकोबार, वहां पर मान लो कि एक टावर लगाओगे 50 लाख रुपए का, तो वो जो टावर है दैट विल नेवर बी एबल टू रिकवर द कॉस्ट, क्योंकि आदमी ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज जो है आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, दैट क्यों कोई कंपनी इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि पैसा कभी बना ही नहीं सकती वैसे एरिया में, तो उस एरिया में कौन जाएगा, उस एरिया में सरकार जाएगी। आप देखेंगे अरुणाचल में, अंडमान में सबसे बेटर, सबसे बढ़िया सर्विस किसका रहता है, जब आप अरुणाचल जाते हो, अंडमान जाते हो, तो कौन सी कंपनी का बेस्ट सर्विस होता है, द आंसर इज बीएसएनएल। तो वहां पर जो है बीएसएनएल लॉस में लगाती है, बीएसएनएल जो है लॉस में लगाती है। जब एयर इंडिया था तो एयर इंडिया भी सबसे छोटे से छोटे एयरपोर्ट पे लेके जाती थी, हो सकता है फ्लाइट आपका 30% ही फुल रहे। तो दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट डज, एंड दैट इज व्हाई द पीएसयूज आर अ नेसेसिटी, बिकॉज अगर आप फ्री मार्केट पे छोड़ दोगे तो रिमोट एरियाज विल नेवर बी सर्व्ड, बिकॉज द फ्री मार्केट कैन नेवर रिकवर द कॉस्ट। इसीलिए सरकार जो है ये डिजिटल भारत निधि बना के अंडर सर्व्ड एरियाज में प्रोवाइड करती है टेलीकॉम सर्विसेज। वेरियस क्रिमिनल और सिविल ऑफेंसेस यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है, विच इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, फाइन्स और बोथ। प्रोवाइडिंग टेलीकॉम सर्विसेज विदाउट ऑथराइजेशन, अगर आपने ऐसी कंपनी खोली बिना पेपर वर्क किए, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू नेटवर्क्स और डेटा आप गेन कर रहे हैं, ब्रीचिंग टर्म्स एंड कंडीशंस, पोजेसिंग अनऑथराइज्ड इक्विपमेंट्स और यूजिंग अनऑथराइज्ड नेटवर्क्स और सर्विसेज, इसमें जो है आपको पेनल्टी लगेगा। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, और यहाँ पर जो है टीडीएसएटी को आप अपील दे सकते हो सर्टेन केसेस में। कुछ अपील कमेटी बनेगी जिनको आप अपील दे सकते हो अगेंस्ट दीज थिंग्स। और टीडीएसएटी क्या है, व्हाट इज टीडीएसएटी, टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट्स एंड अपेलेट ट्राइब्यूनल। टीडीएसएटी का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट्स एंड अपेलेट ट्राइब्यूनल। वहां पर जो है आप उस ट्राइब्यूनल में
अपना डाल सकते हो डिस्प्यूट्स जो है, वट एवर डिस्प्यूट्स यू आर हैविंग, बिल का डिस्प्यूट्स है, किसी भी चीज का डिस्प्यूट्स है, ओके, वो जो है आप डाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है? अब हम आ जाते हैं सेकंड एक्ट पे, सॉरी सेकंड बिल पे, द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल। सो कॉन्स्टिट्यूशन 120th अमेंडमेंट बिल क्यों है भाई? तो बहुत एक नोबेल नोबेल क्रॉस कॉज के लिए, दैट इज रिजर्वेशन फॉर वुमेन, एंड द बिल सीक्स टू सर्व रिजर्व approximately one third of all seats, one third of all seats for women in Lok Sabha, State Legislative Assembly, and the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi। कहाँ कहाँ पे वन थर्ड है? लोकसभा में होगा, स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबली में होगा, और दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली में ये डालेंगे। दिस रिजर्वेशन एक्सटेंड्स टू सीट्स रिजर्व्ड इन एससी एंड एसटी इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। मतलब क्या होगा? हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल प्रोविजन है। इसका मतलब जैसे 40 बोल रहा हूँ, मान लो कि जनरल का जो सीट है, जिसमें जनरल में ओबीसी भी आ जाता है और जनरल अपर कास्ट भी आ जाता है, तो इनका वन थर्ड होगा, ओके। और एससी एसटी वाले सीट में भी अब आपको एससी विमेन और एसटी विमेन सीट्स होगा, एससी विमेन और एसटी विमेन सीट्स आपको जो है यहां पर डाला जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है कि यहां पर ऐसा नहीं है कि एससी एसटी सीट हटा के और विमेन सीट अलग से वन थर्ड होगा। इट मींस दैट वन थर्ड 100% सीट में होगा। उसमें इसका मतलब कुछ सीट्स विच आर फॉलिंग अंडर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कोटा, अब उसमें से शेड्यूल कास्ट विमेन को सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड शेड्यूल ट्राइब विमेन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऑलरेडी ये प्रोविजन कहीं पर है क्या? क्या ये प्रोविजन ऑलरेडी कहीं पे है? पंचायत इलेक्शन में है, ओके, राइट। सो यहाँ पर जो है रिजर्वेशन एस सी एस टी को भी एक्सटेंडेड है। रिजर्वेशन बिल्स जो है इट बिकम्स इफेक्टिव अपॉन पब्लिकेशन ऑफ द सेंसस विच इज कंडक्टेड आफ्टर द बिल्स कमेंसमेंट। अभी लागू नहीं हुआ है, अभी सेंसस के लिए वेट कर रहे हैं, एंड डीलिमिटेशन होगा उसके बाद, विच विल बी फॉलो टू एलोकेट रिजर्व्ड सीट्स फॉर विमेन बेस्ड ऑन द सेंसस डेटा। सेंसस डेटा के हिसाब से विमेन का सीट्स रिजर्व होगा और डीलिमिटेशन होगा। डीलिमिटेशन क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं दिया हुआ है? डीलिमिटेशन क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं दिया हुआ है? आर्टिकल 82 में दिया हुआ है। रिजर्वेशन पीरियड इज सेट फॉर 15 ईयर्स। रिजर्वेशन पीरियड जो है वो 15 साल के लिए सेट है, बट इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय पार्लियामेंट थ्रू लेजिस्लेशन। सेम चीज जो आपका शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाले में हुआ है, सेम चीज यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, कि 15 साल उसके बाद उसको बढ़ाते बढ़ाते आगे बढ़ाएं। सीट्स रिजर्व फॉर women will be subject to rotation after each delimitation exercise। मतलब जो विमेन का सीट है, जैसे मान लो कि दिल्ली में 7 सीट है, उसमें से 7 सीट में से 2 सीट विमेन के लिए रिजर्व अगर कर दिया गया, साउथ दिल्ली और वेस्ट दिल्ली, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में साउथ और वेस्ट जो है हटा दिया जाएगा और ईस्ट और नॉर्थ को बना दिया जाएगा, अलग 2 सीट्स को बना दिया। ये क्लियर है? आप समझ में आ रहा है? तो ये रोटेशन मैकेनिज्म क्या करेगा? इंश्योर करेगा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्ड सीट्स अक्रॉस डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज ओवर टाइम। अब हम बात करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स बिल 2023। ये कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था? राज्यसभा में। यहाँ पर बात करता है कि कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो हमें क्या पता चलता है? एज पर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मत भूलिएगा। इसमें क्या होता है? एक सीईसी होता है और 2 ईसी होता है। क्या ये हमेशा से था? क्या एक सीईसी और 2 ईसी हमेशा से था? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। वहां पर हमें डिफरेंट चीज देखने को मिलती थी। पहले एक सीईसी था और कोई ईसी नहीं था, उसके बाद 3 ईसी बनाया गया, और फिर उसके बाद एक सीसी बनाया गया, उसके बाद फिर जो है चेंज होते रहा, फिर वापस से ईसी को अबॉलिश किया, फाइनली जो है सीसी और 2 ईसी का जो है हमें सिस्टम मिला।
Okay, they are appointed by the president on the recommendation of a selection committee. एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बनती है, उसके बारे में बात करेंगे। अब ये सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन है? प्राइम मिनिस्टर एज चेयरपर्सन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा एंड अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। In absence of a recognized leader of opposition, the leader of the single largest opposition party in Lok Sabha will assume the role of in charge of the selection committee. Not in charge, but as in member of the selection committee. अगर कोई leader of opposition नहीं हुआ, तो उस केस में क्या होगा? अगर कोई leader of opposition नहीं हुआ, तो उस केस में जो single largest party है, उसका कोई leader जो है, वो आएगा। रिस्पॉन्सिबल जो सर्च कमिटी है, इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग ए पैनल ऑफ 5 पर्सन, ओके, फॉर कंसिडरेशन बाय द सिलेक्शन कमिटी। तो ये सर्च कमिटी क्या बोलेगा? सर्च कमिटी का क्या काम है? पांच नाम को सर्च करके और सिलेक्शन कमिटी को रिकमेंड करेगा। सो देयर विल बी नो सर्च कम सिलेक्शन कमिटी। आपने पहले सुना होगा देयर इज अ सर्च कम सिलेक्शन कमिटी, जो सर्च भी करेगा और सेलेक्ट भी करेगा। यहां पर क्या है? सर्च कमिटी इज डिफरेंट, प्लीज रिमेंबर, एंड द सिलेक्शन कमिटी इज डिफरेंट। सर्च कमिटी इज डिफरेंट एंड दी सिलेक्शन कमिटी इज डिफरेंट। तो सर्च कमिटी में कौन हेड करेगा? कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी साहब जो है, वो 5 नाम लेके प्रधानमंत्री साहब वाले सिलेक्शन कमिटी को देंगे और फिर 5 नाम में से एक चूज होगा। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर? अदर इन द अदर फेसेट्स, जब हम दूसरी चीजों में बात करते हैं, देयर इज ए सर्च कम सिलेक्शन कमिटी, मतलब जो सर्च भी कर रहा है और सेलेक्ट भी कर रहा है। यहां पर क्या है कि सर्च कमिटी अलग है और सिलेक्शन कमिटी अलग है। क्या ये बात क्लियर होगी? अबंडेंटली क्लियर। तो सर्च कमिटी के कौन चेयरमैन है? कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करेंगे, with 2 other members not below the rank of secretary to the central government who are knowledgeable in election matters। ठीक है। क्वालिफिकेशन ऑफ सीईसी एंड ईसी। So eligible candidates जो है, they must have held posts which are equivalent to the rank of secretary to the central government with expertise in managing and conducting elections। तो जो पांच नाम आएगा, उनको जो है, दे मस्ट हैव हेल्ड द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। या आईएएस होने चाहिए, आईपीएस होना चाहिए, कोई भी ग्रुप ए ऑफिसर जो सेक्रेटरी तक राइज किया। आईएफएस भी हो सकता है, लेकिन उनको क्या होना चाहिए? मैनेजिंग एंड कंडक्टिंग इलेक्शंस। तो इसमें कौन हो सकता है? मैक्स टू मैक्स आईएएस के लिए दरवाजा ये खुला हुआ है, बस, है ना। यहाँ पर सिर्फ आईएएस बन सकता है और रेयर केसेस में आईपीएस बन सकता है, क्योंकि इन दोनों को जो है, ये दो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं। सबसे पहले एक आईएएस और आईपीएस ही सेक्रेटरी लेवल तक जा सकता है, क्योंकि कोई स्टेट पीसीएस का बंदा तो नहीं जा सकता ना सेक्रेटरी लेवल तक, वो तो पहले ही रिटायर कर जाएगा। ही विल रिटायर एट द जॉइंट सेक्रेटरी लेवल। तो सेक्रेटरी लेवल तक यही जा सकते हैं। और आईएफएस को है क्या? इलेक्शन मैनेज करने का एक्सपीरियंस। फॉरेन सर्विस वालों को नहीं है, रेवेन्यू सर्विस वालों को है नहीं है, सिर्फ इन दोनों को है। तो मैक्सिमम केसेस में आईएएस ही सेलेक्ट होगा। CEC and other EC will receive the salary allowances and service condition which are equivalent to that of the cabinet secretary। Okay, ये जो CEC है, other EC है, they will receive what? Salary and allowances and service conditions which are equivalent to the cabinet secretary। ठीक है। Term of office, CEC and EC will hold office for a term of 6 years or until the age of 65, whichever is earlier। Total term of an EC if appointed as CEC cannot exceed 6 years। तो या तो 65 साल के आप होइए या 6 साल का टेन्योर रहेगा, whichever is earlier, whichever is earlier। ठीक है। तो यहां पर जो है, कोई ईसी अगर सीईसी बनेगा तो वो 6 साल से ज्यादा नहीं कर सकता। मतलब ईसी प्लस सीईसी है, मान लिया कि 3 साल आपने ईसी किया और 3 साल आप जो है सीईसी बन सकते हैं। ओके, तब अगर आपका एलिवेशन हो रहा है ईसी से सीईसी में, सपोज यू आर एन इलेक्शन कमिश्नर, नाउ यू हैव बीन एलिवेटेड टू द सीईसी, तो टोटल कम्युलेटिव कितना सर्व कर सकते हैं आप? 6 साल से ज्यादा आप नहीं सर्व कर सकते। ठीक है।
नो प्रोविजन फॉर रीअपॉइंटमेंट, आपको रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता है यहाँ पर, एक वन टाइम है। कंडक्ट ऑफ बिजनेस, सो ऑल डिसीजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन मस्ट बी यूनानिमस विद डिफरेंसेस जो है वो रिजॉल्व होगा मेजॉरिटी ओपिनियन से। तो यहाँ पर ओपिनियन और ये जो है आपका डिसीजन मेकिंग है, क्या यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पावर है, सुपरवाइजरी पावर, या एक तरीके से क्या वो ओवरराइड कर सकता है? देयर इज नो overriding power to CEC. The decision must be through majority opinion. अगर मान लिया कि दोनों ईसी मना कर रहे हैं किसी चीज का, तो सीईसी विन करेगा क्योंकि उसके पास वीटो पावर है। डज द सीईसी विल हैव वीटो पावर? द आंसर इज नो। Removal and resignation, the CEC removal process will be similar to that of Supreme Court judge, requiring a motion passed by both houses of parliament with specific majority requirements। तो आपको जो है रेजोल्यूशन एकदम सिमिलर है जैसे सुप्रीम कोर्ट जज का है, उसी तरीके से आप इनको निकाल सकते हो। दोनों लोकसभा राज्यसभा को जो है पास करना पड़ेगा मोशन विद स्पेसिफिक मेजोरिटी। ओके, स्पेशल मेजोरिटी से आपको जो है इनको ये आप निकाल सकते हो। ECs can be removed only on CEC recommendation, so there is only one way CEC is more powerful when he recommends the removal, when CEC recommends the removal of ECs. Resignation submitted to the president, okay, which is outlined in the 1991 act। तो प्रेसिडेंट साहब को आपको अपना रेजिग्नेशन सबमिट करना होगा। क्या ये क्लियर है सभी को? अब हम बात करते हैं अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 के बारे में। तो इसका काम क्या है? ये जो है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एनआरएफ जो है, एक एपेक्स बॉडी है रिसर्च इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए। कौन से फील्ड में? वेरियस फील्ड्स में, बहुत सारे फील्ड्स में ये आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। अनुसंधान का मतलब है रिसर्च करना, रिसर्च फाउंडेशन। तो इट विल प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन फॉर R&D इन natural sciences, engineering, technology, environmental and earth sciences and other fields, including humanities and social sciences। R&D रोड मैप बनाएगा, ओके, फैसिलिटेट करेगा फाइनेंसिंग फॉर R&D इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड इट विल आल्सो प्रोवाइड ग्रांट्स फॉर रिसर्च प्रपोजल। ठीक है, तो ये भी ये काम, ये सारा काम भी कर सकता है। एनुअल सर्वे करेगा साइंटिफिक रिसर्च और स्पेंडिंग पे, और इट विल बी फाइनेंस्ड थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट्स, डोनेशंस फ्रॉम कॉर्पोरेट्स, इन्वेस्टमेंट इनकम। देखिए इन्वेस्टमेंट इनकम कैसे होगा? किसी इन्वेस्टमेंट में, कि किसी भी R&D में इसका एक स्टेक हो जाएगा, आपको 8 लाख रुपए का ग्रांट देगा, उसके बदले आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी में 5% 10% ले लेगा, वहां से ये पैसा कमा के फिर वो आगे दूसरे लोगों में ये पैसा बांटेगा। ये समझ में आ रहा है हाउ डज दिस वर्क? गवर्नमेंट भी स्टेक खरीदती है। ओके, एनआरएफ विल हैव अ गवर्निंग बॉडी चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, एनआरएफ का नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गवर्निंग बॉडी कौन है? इट विल बी चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर विथ यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक एजुकेशन एज वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा? यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर एज मेंबर सेक्रेटरी। यहाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज कर सकता है यूपीएससी सेइंग दैट यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन जो है वो या एजुकेशन, दे विल बी द प्रेसिडेंट। नो, द प्रेसिडेंट और द चेयरपर्सन इज द प्राइम मिनिस्टर इन द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। एडिशनल मेंबर्स जो है वो भी अपॉइंट हो सकते हैं, एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी अपॉइंट हो सकता है। प्रोफेसर्स जनरली, जो प्रोफेसर्स आईआईटी के या आईआईएम के प्रोफेसर्स हैं, एम्स के प्रोफेसर्स हैं, उनको यहाँ पर ऐड किया जाएगा। Executive Council, they will be responsible for implementing NRF's activities। Executive Council will be chaired by the Principal Scientific Advisor। ये important है, NRF का एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा जो कैरी आउट करेगा डिसीजन ऑफ द गवर्निंग बॉडी। उसमें कौन है? प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो है। तो कोई फेमस प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर थे हमारे? एनी फेमस प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर्स दैट यू गाइस नो? नो। एपीजे अब्दुल कलाम। APJ Abdul Kalam, was he a principal scientific advisor in 1997? APJ Abdul Kalam जी थे क्या कि और कोई थे? He was our principal scientific advisor. Okay, he was our principal scientific advisor.
आई थिंक ड्यूरिंग 97 96 के समय, ओके, 96 और 97 के समय ही वाज आवर प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, राइट? हाँ, एंड ही वाज, नहीं, ही वाज द फर्स्ट प्राइम प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर. He was not only the a principal scientific advisor, he was the first principal scientific advisor. Because ये जो principal scientific advisor का position है, ये आपका एपीजे कलाम के साथ ही बना था. ओके, एपीजे कलाम के साथ ही बना था. ओके, ठीक है. फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स क्या होता है? तो प्रिपेयर करना फाउंडेशन का बजट, अकाउंट्स को ओवरसी करना. Okay, and the council may authorized officers to verify grant application submissions as well. तो ग्रांट के लिए एप्लीकेशन आप देते हैं कि मैं ये चीज बना रहा हूँ, तो आप देख लो क्या मैं ये बना सकता हूँ, आप मुझे कुछ पैसा दोगे, तो वही ग्रांट होता है. ग्रांट वन वे होता है, कभी भी वापस करने की जरूरत नहीं है. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्स. तो ये जो है बिल अप्लाइज टू द प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा collected online or offline and digitized within India. It also applies to the processing of personal data outside India if it involves offering goods or services in India. मतलब अगर आप कुछ इंडिया में बेच रहे हो तो क्या होगा? वो अगर आप प्रोसेस कर रहे हो डेटा बाहर भी, फिर भी आप जो है इंडिया में, ओके, फिर भी आप जो है इंडिया में उसके लिए लायबल होगे. पर्सनल डेटा प्रोसेसिंग जो है उसके लिए कंसेंट ऑफ द इंडिविजुअल जरूरी है. और वो कैसे करोगे? आपको डिटेल नोटिस देना पड़ेगा कि आपका डेटा कलेक्शन होगा. ओके, कंसेंट कैन बी विड्रॉन एट एनी टाइम एक्सेप्ट फॉर लेजिटिमेट यूजर्स सच एज गवर्नमेंट सर्विसेज और मेडिकल इमरजेंसी. तो जो यूजर है वो अपना कंसेंट कभी भी वापस ले सकता है कि मुझे डेटा नहीं देना, एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज और मेडिकल इमरजेंसी. जो इंडिविजुअल्स बिलो 18 ईयर्स हैं, छोटे हैं 18 साल से, उनका कंसेंट किससे लिया जाएगा? पेरेंट या लीगल गार्डियन से लिया जाएगा. किससे लिया जाएगा? पेरेंट या लीगल गार्डियन से लिया जाएगा. डेटा प्रिंसिपल्स, इंडिविजुअल्स हुज डेटा इज प्रोसेस, उनको हम क्या बोलेंगे? डेटा प्रिंसिपल. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है. डेटा प्रिंसिपल, डेटा फिड्यूशरी, ऐसे आ सकता है. यस, तो डेटा प्रिंसिपल कौन है? दीज आर द इंडिविजुअल्स जिनका डेटा प्रोसेस हो रहा है, आप और मैं. ओके, एंड दे हैव राइट्स टू इंफॉर्मेशन, डेटा करेक्शन, इरेजर एंड ग्रीवांस रिड्रेसल. तो राइट टू इंफॉर्मेशन किस में आता है? कौन से आर्टिकल में आता है? इज इट ए फंडामेंटल राइट? राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, इज इट ए फंडामेंटल राइट? आर्टिकल 19 में नहीं आता. आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में डजंट इट कम एज अ आर्टिकल 19 राइट? और मुझे बताइए राइट टू प्राइवेसी किसका पार्ट है? आर्टिकल 19 का पार्ट है कि आर्टिकल 21 का पार्ट है? राइट टू प्राइवेसी, दो बार क्वेश्चन आ चुका यूपीएससी. आर्टिकल 21 का पार्ट है. कौन सा जजमेंट इस पे इसके लिए फेमस है? राइट टू प्राइवेसी के लिए जस्टिस पुट्टास्वामी, जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी जजमेंट. ओके, and they must not register false complaints or furnish false particulars which are punishable with a penalty of up to rupees 10,000. तो ये जो है, आप अगर फॉल्स कंप्लेंट डालिएगा कि मेरा डेटा देखो ले रहा है, सरकार मेरा डेटा ले रहा है, तो अब अगर फॉल्स कंप्लेंट होगा तो 10,000 रुपए तक का पेनल्टी आप पे लग सकता है. अब डेटा फिडुशरी कौन होता है? हु इज अ डेटा फिडुशरी? somebody who collects the data, somebody who collects the data. डेटा प्रिंसिपल कौन होता है? डेटा प्रिंसिपल होता है जिससे, जिसका डेटा कलेक्ट हो रहा है. और डेटा फिडुशरी है जो आपका डेटा कलेक्ट कर रहा है. तो डेटा फिडुशरी must ensure data accuracy, implement their security safeguards, and they must report breaches and erase data when no longer needed. तो जब डेटा आपको जरूरत नहीं है, आपका काम हो चुका है, पुराना डेटा है, तो वो जो है आपका, तो आपको उड़ा देना. जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, नीट मैंने 2017 में दिया था. अभी तक आई गेट ये कि आप जो है आइए और हमारे कोचिंग में पढ़िए, एंड ऐसा है कि आप जो है यहाँ पर बायोटेक कर सकते हैं, बायोलॉजी आपने लिया है. तो अभी तक मेरे को मेल आता है, वो स्पैम में पड़ा रहता है. तो ये क्या है? अगर नो लॉन्गर नीडेड है भाई, 2017 वाले जो बैच के लोग हैं उनकी तो शादी होने लगी है, अब क्यों उनको भेज रहे हो कोचिंग करने का?
तो जब नो लॉन्गर नीडेड है तो इरेज करिए उस डेटा। ओके, अच्छा आपको भी आती है, फॉरेन से एमबीबीएस कर लो, रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, फॉरेन एमबीबीएस @ 40 लाख ओनली। Government entities are exempt from data erasure and storage limitations. So government entities जो हैं वो exempt है data erasure से और storage limitation से। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ये corporate entities पे पड़ती है गाज। Significant data fiduciaries, तो जो बड़ा वॉल्यूम में, जो बड़े सिग्निफिकेंट वॉल्यूम में डेटा प्रोसेस करते हैं, जैसे Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट, बड़े बड़े कंपनीज जिनके पास बहुत डेटा रहता है, करोड़ों लोगों का डेटा रहता है, तो दे विल बी क्लासिफाइड एज सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी। ओके, एंड दे मस्ट अपॉइंट ए डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर। दे मस्ट अपॉइंट ए डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर अगर वॉल्यूम सिग्निफिकेंट है, सबको नहीं कराना है, जैसे छोटी कंपनीज है वो नहीं करेंगी, लेकिन बहुत बड़े वॉल्यूम पे अगर आप डेटा प्रोसेस कर रहे हैं, क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, यस। अगर बहुत बड़े लेवल पे आप डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, देन यू नीड टू अपॉइंट ए डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर। So exemptions will apply for prevention and investigation of offenses and enforcement of legal rights, and the government may exempt certain activities। सरकार के ऊपर है। Data fiduciary also must avoid processing information which is likely to harm children's well-being, and they must also refrain from tracking, monitoring और targeted advertising। अब जैसे टारगेटेड एडवर्टाइजिंग में क्या है, मैंने एक ट्वीट किया कि शेयर मार्केट के ऊपर, देन आई स्टार्टेड गेटिंग रिकमेंडेशन ऑफ ब्रोकर्स इन माय एड। एड जो है अचानक से ये आ गया, तो ये ट्रैकिंग है। ओके, दिस इज व्हाट ट्रैकिंग इज। यस, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर, personal data transfer outside India is allowed except to countries which are restricted by the government। so पर्सनल डेटा ट्रांसफर जो है वो आउटसाइड इंडिया अलाउड है। प्लीज रिमेंबर दिस, यहाँ यूपीएससी बोल सकता है इट इज नॉट अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। इट इज अलाउड बट इट इज नॉट अलाउड टू अ लिस्ट ऑफ कंट्री, जैसे पाकिस्तान, चाइना। ओके, इस टाइप की कंट्री। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एस्टैब्लिश करेगी टू मॉनिटर कंप्लायंस, इम्पोज पेनल्टीज एंड एड्रेस ग्रीवांसेस। तो इम्पोज पेनल्टी इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा, जैसे अभी जैसे वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल विमेंस का वेबसाइट है कोई, ओके, विमेंस का कोई इंटीमेट नीड का वेबसाइट है ना, जैसे एक जिवामे करके था, उसका डेटा ब्रीच हुआ था, आपको याद होगा, तो उसमें करोड़ों लेडीज का घर का एड्रेस, समझ रहे हैं आप कितना ये डेंजरस है, नाम, घर का एड्रेस, नंबर। ओके, दिस इज वेरी प्रॉब्लमैटिक। तो इस पे पेनल्टी लगाएंगे ताकि दूसरे कंपनीज ऐसा ना करें, दूसरे कंपनीज जो हैं अपना एटीट्यूड जो है उसको ठीक रखें टुवर्ड्स दिस सेंसिटिव इशू। अब जैसे मान लो कि कंपनीज है जैसे फर्स्ट क्राई .com है, तो क्या वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है कि हमें बच्चों का डेटा मिल जाएगा, बच्चे कितने बड़े हैं, कहाँ पर नए नए बच्चे पैदा हुए हैं, या हो सकता है ना, दिस कैन बी यूज्ड बाय टू टारगेट दोस पर्सन। अभी जैसे कोई यूनिक का ग्रुप होगा, मतलब जो थर्ड जेंडर का जो ग्रुप होता है, तो उसमें क्या होता है, देखिए सब थर्ड जेंडर नहीं करते, लेकिन कुछ यूनिक्स जो होते हैं दे डू दिस, दैट दे टारगेट। ओके, अगर मान लो उनको डेटा मिल गया कि तुम्हारे शहर में, हैदराबाद में ये 4 या 5 घर हैं, इनमें नए बच्चे का सामान मंगाया गया है, तो हो सकता है यहाँ पर जो है आपको नया बच्चा मिल जाएगा, तो दे विल गो टू दैट प्लेस, और वहां पर क्या करेंगे, वहां पर वो अकेली महिला मिल जाएगी बच्चे के साथ, द हस्बैंड इज गॉन एट वर्क। तो आप समझ रहे कितना सोफिस्टिकेटेड प्लान हो सकता है ये, हाउ प्रॉब्लमैटिक एनी काइंड ऑफ डेटा ब्रीचेस इज। ओके, तो वो आई हैव हर्ड कि हैदराबाद में इन तेलंगाना, हैदराबाद जो है वहां 50-50 हजार रुपए, लाख लाख रुपए का ये चपत लगाते हैं एक बार में। ये 50-100 रुपए में मानने वाले नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ आ जाएंगे, आपके घर में घुस जाएंगे और 50,000, 1 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज तक लेके जाते हैं, पुलिस भी कुछ नहीं करती।
पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस जो है 200 करोड़ रुपए तक जा सकती है, आप पे 200 करोड़ रुपए तक का जो है लग सकता है। अगर और 250 करोड़ रुपए अगर आप सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लगाए तो 200 करोड़ रुपए फॉर स्पेसिफिक ऑफेंसेस एंड 250 करोड़ रुपीस फॉर ऑफेंसेस विच आर रिलेटेड टू सिक्योरिटी मेजर। तो किसी भी बड़ी कंपनी का ये कमर तोड़ने लायक है कि नहीं पेनल्टी, तो इसके पीछे का यही रीजन। एडवोकेट्स बिल 2023 आया था, तो एडवोकेट्स बिल जो है वो क्या कर रहा है, अमेंड कर रहा है एडवोकेट्स एक्ट को। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, याद आया? एडवोकेट्स एक्ट इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इट्स अ पीवाईक्यू। तो उसमें जो है की प्रोविजन जो है टाउट्स, तो बिल जो है वो डिफाइन कर रहा है टाउट को कौन, एज अ पर्सन हु आइदर प्रोपोजेस टू प्रोक्योर और एक्चुअली प्रोक्योर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ लीगल प्रैक्टिशनर इन एक्सचेंज फॉर पेमेंट। डाउट समझ रहे हैं? जैसे आप किसी कोर्ट में जाते हैं तो आपको लॉयर अच्छा नहीं मिल रहा, आपको नहीं पता कौन सा लॉयर है, तो एक आदमी नहीं होता थोड़ा सा रंगीन बाल रखे हुए और हाथ में उसके वो है, अपना गाड़ी की चाबी है जिससे वो अपना कान साफ कर रहा है, ऐसे बोलेगा आपको, "प्स, प्स, 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 इधर आ, ऐसे करके आपको बोलेगा। एंड देन ही विल से कि एक लॉयर 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 को जानता हूँ मैं, जो सब काम करा देगा, तुरंत बेल करा देगा। एंड देन वो जो लॉयर के पास ले जाएगा, फिर लॉयर उसको 500 रुपए दे देगा और फिर वो आपसे बात करने लगेगा लॉयर। तो वही होता है टाउट। टाउट समझते हैं, आरटीओ में मिलता है आपको। ये दलाल होता है, इसको दलाल कहते हैं। टाउट्स जो बेसिकली सॉलिसिट करते हैं, ये नहीं होते, हेलो मैम, हाउ आर यू, वांट टू सी ताजमहल, जो नहीं होते, वो होते हैं टाउट। ओके। तो ये जो है टाउट्स आपके, आप समझ रहे होंगे टाउट्स में किसको रेफर कर रहा हूँ। तो ये जो है एम्प्लॉयमेंट आपका लीगल प्रैक्टिशनर का और करेंगे। और एक जो है ये these people are somebody who frequent places like court premises, revenue offices or railway station to solicit legal employment। तो जैसे कि मान लिया इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास में कोई रेलवे स्टेशन है, तो सबको पता है कि पूरे यूपी से लोग आ रहे हैं यहाँ पर केस लड़ने, तो वहीं पर खड़े हो जाएंगे, देखेंगे कोई बंदा ऐसे दिख रहा है कि जो जिसको लग रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट तरफ जा रहा है, तो उससे बोलेंगे देख भाई यहीं से लॉयर ले ले, उधर बहुत मुश्किल है लॉयर लेना। ठीक है। हाई कोर्ट district judges, session judges, district magistrate, and revenue officers not below the rank of a district collector are empowered to frame and publish list of touts। तो ये touts कौन होते हैं? जैसे आप जाते हैं वहां पर, जहां पर आप जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं, हाँ, किसी भी बड़े एरिया में जाते हैं, या ताजमहल हो गया या आगरा फोर्ट हो गया, तो वहां पर आई कार्ड के साथ कुछ लोग आपको मिलेंगे। वहां पर यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट का आई कार्ड लगा होगा, सी मैम सी, मी 100% क्वालिफाइड, वो फॉरनर फॉरेन वुमेन को बोलते रहता है ना, आई एम 100% यूपी बोर्ड सर्टिफाइड। तो ये उसी तरीके से इनके पास भी आइडेंटिटी कार्ड होगा, दैट दे आर नाउ अलाउड टू डू दिस। ओके, ओके, they are now allowed to do this soliciting inside court premises and they are vetted by the court। कोई भी unsolicited आदमी ये काम नहीं कर सकता। Court or judges can exclude individual from court premises if their name appear on the list of touts। तो यहां पर क्या होता है कि अगर आप कोर्ट प्रेमाइसेस से बाहर निकाल दिया जा सकता है, कि आपसे पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, आप बोलोगे मुरारी लाल, तो मुरारी लाल तुम्हारा नाम तो इस लिस्ट में है, तुम तो बिचौलिए हो, निकलो यहाँ, तुम्हारा क्या काम है? ओके, तो आपको जो है जब टाउट का लिस्ट पब्लिश होगा, तो उसमें से आपको कोर्ट प्रेमाइसेस से भगाया जा सकता है। बिकॉज आप जो है एक नोबेल काम नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, सॉलिसिट कर रहे हैं भोले भाले लोगों को। ठीक है। Individuals proven to be touts through inquiries may have their names included in the list, and no person can be included in the list without being given an opportunity to defend against their inclusion। तो यहाँ पर होता क्या है कि आपको बिना मतलब के नहीं डाल दिया जाएगा लिस्ट में। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, व्हाट इज द पर्पस, तुम यहाँ पर सॉलिसिट तो नहीं कर रहे हो, किसी लॉयर के पेरोल पे तो नहीं हो। ये सब पूछ के अगर आपका आंसर सेटिस्फैक्ट्री है तो आपको नहीं डाला जाएगा। ओके। एंड authorities are designated to frame and publish list of touts can order subordinate courts to inquire into the conduct of suspected touts as well। तो वो पूछ सकता है, जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है वो इंक्वायरी बैठा सकता है कि ये बंदा कितने दिन से यहाँ पर है, ये क्या करता है, इसका काम क्या है, ये समोसे क्यों खा रहा है बैठ के कोर्ट के अंदर।
ठीक है, ये सारी चीजें अगर पता चलता है कि ये टाउट है उसके, तो इसका नाम ऐड कर दिया जाएगा और उस नाम की वजह से उसको कोर्ट प्रेमाइसेस में नहीं जाने दिया जाएगा। ओके। Any person acting as a tout while their name is listed will face punishment for imprisonment for up to 3 months or a fine of ₹500। तो कोई भी, ओके, कोई भी पर्सन जो टाउट की तरह काम करेगा और अगर उसका नाम यहां पर प्रेजेंट है, लिस्टेड है, तो ही विल फेस ए इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए जेल हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा ये जो है सीरियस बात है। ओके, दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग। ऑलराइट, सो आई थिंक वी कैन स्टॉप हियर नाउ। जो हमारा 2-4 बचा हुआ है उसको हम लोग खत्म कर लेंगे 3:30 बजे के सेशन। ठीक है, 3:30 के सेशन में इसको खत्म कर लेंगे। ओके।